सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं मिर्जापुर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के साथ बात कर रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी। यूपी विधानसभा चुनाव पर खास बातचीत करेंगे, तो सीधे दंगल कार्यक्रम के सितारे उनके बीच पहुंच जाते हैं और जान लेते हैं हमारे खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी से, जिनका पैतृक गांव भी मिर्जापुर जिले में ही है। ओवर टू यू रमेश जी। धन्यवाद प्रीति। ठीक कहा कि आपने कि राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका पैतृक गांव भी विंध्याचल में आता है और यहाँ पर बता दें कि अरुण सिंह जी एक सप्ताह से लगातार विंध्याचल का दौरा कर रहे हैं। विशेषकर जो विंध्य क्षेत्र आता है उसमें वो दौरा कर रहे हैं और एक सबसे बात है कि यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। इनका सीधा संवाद और सरल व्यक्तित्व लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। तो आज हम इनकी कई जनसभाओं में गए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से अरुण सिंह जी गांव जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और आज मैं जिस जनसभा में इनके साथ था वहाँ पे हजारों लोग इनको सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे और वहीं जहाँ ये सभा कर रहे थे वहीं पर इनसे मैं सीधा संवाद बात कर रहा हूँ। 5 राज्यों की भी बात करूँगा, साथ में छठे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे कि यहाँ पर अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्या है। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सिंह साहब, सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 राज्यों में अब बीजेपी की क्या स्थिति लगती है आपको? देखिए, 5 राज्यों में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। हम गोवा में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, मणिपुर में सरकार बनाने जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में हमको बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी पहले से। और जो उत्तर प्रदेश की ये बात आते हैं तो यहाँ पे तो लहर चल रही है। यहाँ पे हम 300 से अधिक सीट जीतने वाले हैं। छठे चरण का आज वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आपने काफ़ी दौरा किया है यहाँ पर और आपने काफ़ी जो गोरखपुर विशेषकर क्षेत्र है वहाँ का चुनाव 54 सीटों पर अभी चुनाव होने वाला है। तो अब आप छठे चरण के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति मानते हैं बीजेपी की? देखिए, मैं पहले चरण से देखा कि जो गरीब है, किसान है, महिला है, वह एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और प्रचार करने के समय भी देखा और जो वोट पड़ रहा था तो भी उन लोगों से बात किया जी। लोग बात किए उनसे, बहुत सारे कार्यकर्ता। उन्होंने कहा भाई साहब, पूरा वोट बीजेपी की तरफ इनका जा रहा है, क्योंकि उनके मन में है कि गरीबों के मन में है कि हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 महीने से अनाज देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के अकाउंट में सीधे बैंक अकाउंट में, जनधन अकाउंट में पैसा देने का काम किया। किसानों के अकाउंट में जो सपना था उनका कि कभी मेरा बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट खुलवा के हर साल 6,000 रुपये दे रहे हैं। तो उनको भरोसा है ये इन्होंने हमारे कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए। तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो विश्वास कर रखते हैं। और प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से काम किया, उन्होंने भी कोरोना के समय में अनाज, तेल और चना और नमक भी देने का काम किया। कई जगह मैंने गया तो लोग बोले कि मोदी और योगी जी हमको अनाज के साथ साथ तेल, चना और नमक दे रहे हैं, तो मैं जरूर नमक का जो शुक्रिया उनको अदा करूंगी। दोनों पुरुष महिला ऐसे प्रकार से बात। पिछली बार मैंने 2017 में भी आपका इंटरव्यू लिया था, इसी क्षेत्र में मैं आया था, आपकी जनसभाओं जी याद है में मैं गया था। एक बात थी कि जो सुहेल देव पार्टी थी या स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये सब आपके साथ थे और पूर्वांचल में एक इनका प्रभाव माना जाता है। इस बार आपके साथ नहीं है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पिछली बार जो हमारे निषाद पार्टी थी वो तो हमारे साथ नहीं थी जी। निषाद पार्टी हमारे साथ है। अपना दल पहले भी थी, इस बार भी अपना दल है जी। और जो पार्टी छोड़ के चली गई उसके बारे में सबको मालूम है कि क्यों गई। क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए जो मोदी जी के साथ आता है, उनकी नीतियों को देख करके आता है, गठबंधन करता है, उसको लाभ होता है। और जो बिना कारण छोड़ के जाए उसको नुकसान होता है। हम सदैव गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
लेकिन ये इतिहास रहा है, कभी भी देखेंगे जो हमको छोड़ के गया उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो भाजपा को छोड़ के गया। इसलिए इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक विजय हासिल होगा। और अवस्थी साहब, एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जब इस चुनाव में मैं विशेष देख रहा हूं, जात बिरादरी से उठ करके एक ही बात है कि जाति क्या है गरीब, जाति क्या है किसान, जाति क्या है महिला, ये सारे बैरियर को तोड़ करके भाजपा के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर का भी काफी असर दिखाई देता है। 2017 से पहले हमने कहा था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया का बोलबाला होता था, उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश ही नहीं विश्व भर में बदनाम होता था, लोग निवेश करने नहीं आते थे, आम जन नागरिक को कितनी परेशानी होती थी। तो ये कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद माफिया पे नकेल कसेंगे। और आज देखिए उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया या तो जेल में है या यूपी छोड़ के चले गए। दूसरा, 2000 करोड़ से अधिक जो संपत्ति है माफियाओं की वो जब्त हुई है। कई संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया और कहा कि यहाँ पे गरीबों का मकान बनेंगे। तो यह बिल्कुल लोगों को अमन चैन चाहिए, कानून का राज चाहिए। तो सपा के सरकार में जो जंगल राज था उसको योगी सरकार में और कानून का राज स्थापित करने किया है। इसे लोग बहुत संतुष्ट है योगी जी की सरकार से। सिंह साहब, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो उन्होंने जो घोषणा पत्र में अपने जो वादे किए हैं वो ये मान रहे हैं कि हमारा 300 बिजली यूनिट फ्री, पेंशन बहाली और जो छुट्टा जानवर है, ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डिफीट खा रही है। देखिए, अभी तो जब मालूम है कि सरकार में नहीं आएंगी तो कह सकते हैं कि आसमान से तारा भी तोड़ करके हम ले आएंगे जी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 3-4 घंटे बिजली आती थी और कभी दिन में आती थी, कभी रात में आती थी। 18-20 घंटे जो अभी योगी जी के समय बिजली आ रही है। और समाजवादी पार्टी का सिंपल मानना है कि जो बिजली के कारखाने बंद होंगे, बिजली देंगे नहीं तो बिजली का बिल आएगा नहीं तो बिजली माफ ही हो गई। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और पेंशन भी 500 से 1000 रुपए योगी जी ने किया। हमने संकल्प लिया सरकार बनने के बाद उस 1000 को 1500 करने का काम करेंगे। और तीसरा, छुट्टा पशु वाला जी। अभी ग्राम प्रधानों को कहा है हमको सड़क पे कोई छुट्टा पशु, मैं तो आजमगढ़ से लेकर कई जगहों पे गया, हमको देखने का मैं नहीं दिखा छुट्टा पशु। इक्के दुक्के जगह होंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसका ध्यान दिया जा रहा है। और तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया जी, कि सरकार बनने के बाद इस विषय को मैं देखूंगा। देश के लोगों को मोदी जी पे बहुत भरोसा है, अटूट विश्वास है, इसलिए यह कोई इशू नहीं है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आपने उत्तराखंड का भी चुनाव देखा है, आप सक्रिय भी रहे वहाँ पर। उत्तराखंड में आपने 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन पूरे 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुख्यमंत्री योगी जी रहा। तो कितना फायदा इसका मिला आपको? देखिए, योगी जी एक त्यागी और तपस्वी व्यक्ति हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन 15 साल सपा बसपा के शासन में करप्शन के आरोप लगते थे जी। और आरोप लगते नहीं थे, करप्शन होता भी था। 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में योगी जी के ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो लोग कल्पना नहीं कर सकते योगी जी बेईमान हो सकते हैं, कोई आरोप उनके ऊपर लगा ही नहीं। और लगातार मेहनत और परिश्रम के मामले में भी आम जनता से पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया या जो बसपा के मुखिया मुख्यमंत्री थे तो कितने घंटे काम करते थे, कितना भ्रमण करते थे। योगी जी 18 से 20 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, लगातार मेहनती हैं। सब एक कहते हैं कि योगी जी परिश्रमी भी है, मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं और गुंडे बदमाशों के लिए कठोर भी हैं। इसीलिए जनता पसंद करती है और मोदी योगी की सरकार बनाएगी मान के लिए। सिंह साहब, आप एक सप्ताह लगातार इस पूर्वांचल में भ्रमण कर रहे हैं, विशेषकर ये बिंद क्षेत्र जो है इसमें आप भ्रमण कर रहे हैं। बिंद क्षेत्र में ऐसा क्या क्या 5 साल में हुआ जिसके आधार पर जनता आपको वोट दे, क्योंकि निर्णायक 7वां चरण आने वाला है?
बिंद क्षेत्र में जाके देखेंगे तो अभी ये मिर्जापुर में देखेंगे जिस प्रकार से सड़क का नेटवर्क बना हुआ है, रोड जी वह देखेंगे तो बनारस जाने के लिए बहुत कम समय लगता है और लाखों लोग देश के आते हैं विंध्याचल देवी के दर्शन करने के लिए। धक्का मुक्की होती थी, मुंडन कराने लोग आते थे, कितनी परेशानी होती थी। किसी को कल्पना नहीं थी कि बिंद कॉरिडोर भी बनेगा। जी। योगी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया बिंद कॉरिडोर बन रहा है, रोपवे यहाँ पे बन रहा है। तो यह लोगों को लगता है कि योगी जी ने बिंद कॉरिडोर दिया, विंध्याचल धाम को उन्होंने किस प्रकार से सजाया संवारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी की दिव्यता और भव्यता किस प्रकार से बढ़ाई, कोई कल्पना कर सकता था क्या कि काशी का यह स्वरूप होगा। तो प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जिंदगी भर सदैव वो ऋणी रहेंगे। और मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सिंह साहब, कॉरिडोर की अगर बात हुई तो कॉरिडोर की अगर बात करें तो जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। इस कॉरिडोर बनने के बाद एक उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन, बल्कि मैं कहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना, इसका लाभ पार्टी को कितना मिलने जा रहा है? देखिए, जो क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात देखिए, यह हमारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हमारे गौरव का विषय है। इससे मन को एक टूरिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ मन को एक जो करोड़ों लोग हैं, हिंदू हैं, देश में से लेकर के विदेश में, उनको बहुत मन को प्रसन्नता होती है। वह अपने आप को जब प्रधानमंत्री जी निकलते हैं पूजा करके, एक विराट स्वरूप दिखता है, तो उनके साथ अपने आस्था के साथ और जोड़ते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से यहाँ की दिव्यता भव्यता के लिए काम किए। यह इससे होता है, लेकिन हम इससे परे बात कर रहे हैं जी। किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में देखेंगे कि 20-25 मकान गरीबों के जो बने हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत वो मकान बने, उसमें लोग रह रहे हैं। पहले गांव में इंदिरा आवास योजना में भूसा रखा जाता था, मवेशी रखे जाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान का जो दाम है, जो पहले 17,000 था तो 1,20,000 कर दिया, और उसके साथ साथ गैस कनेक्शन के लिए, शौचालय के लिए अलग पैसा देते हैं। तो अब पहले उसमें मवेशी रहते थे, भूसा रहते थे, अब जाके गांव में देखेंगे तो उसमें लोग रह रहे हैं। गांव में जाके देखेंगे, मिर्जापुर जाके देखे ना, गांव में मैं कल जा रहा था तो देखा कि पाइप ही पाइप पड़े हुए हैं जी। अरे पाइप किस लिए पड़े हैं? लोगों ने कहा कि भाई साहब, यहाँ पे नल से जल की स्कीम, मिर्जापुर पहला जिला चुना गया है, नल से जल के माध्यम से यह पाइप जो है वो हर घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा, सभी को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। यह योजना चल रही है और 2024 तक सभी गांव में नल से जल के माध्यम से पानी मिलेगा। तो यह परिवर्तन दिख रहा है। बहुत सारी चीज आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, गिनाऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिंह साहब, जिस तरह किसान आंदोलन चला, काफी दिनों तक किसान आंदोलन चलता रहा, पहले और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन चलते घाटा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि घाटा हुआ, अगर हुआ है तो कितना? ना किसान आंदोलन के समय हम अलग अलग चुनाव जहाँ जहाँ हुए, बाई इलेक्शन तो हम चुनाव जीते। हम लगभग जहाँ भी बाई इलेक्शन हुआ है, जहाँ भी इलेक्शन हुआ है, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है, हम जीते, क्योंकि लोगों को भरोसा है ना कि मोदी जी ही मोदी जी हमारा कल्याण कर सकते हैं। और एक नहीं, कम से कम 20 योजना किसान के लिए ले आए ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेके एमएसपी 1.5 गुना करने का काम, लगातार खरीदी को बढ़ाए रखने का काम, यह काम किया ना। क्रॉप जो होती थी वो पहले जो है, जब 50% नुकसान होता था तो इंश्योरेंस मिलता था, उसको 33% करने का काम किया। स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड को करोड़ों की संख्या में लोगों को वह देने का काम किया। बहुत सारे काम किया, ऐसा नहीं। और बजट देखेंगे तो पूरा का पूरा बजट ही आपको किसानों को समर्पित दिखेगा। 1 लाख करोड़ रुपए अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने सरकार जा रही है, एफपीओ का गठन हो रहा है, तो किसानों को मालूम है कि हमारी आमदनी 2 गुने करने का काम कोई करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। इसलिए उससे कोई नुकसान नहीं हुआ।
जहां हमारा चुनाव हुआ है हमको सफलता प्राप्त हुई है। सिंह साहब उत्तराखंड की ये बात जो आप देख लीजिए, ये जो इसी के बीच में तो ये लोग गए थे वहाँ असम प्रचार करने के लिए। असम में हमारी सरकार बनी ना, जी पश्चिम बंगाल में 3 से 77 सीटें आ गई। आज ममता दीदी आई थी बनारस में, तो उनका काफ़ी विरोध हुआ। तो ममता जी के समर्थकों का कहना है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है, इसलिए मेरा विरोध किया जा रहा है। नहीं, ममता दीदी का स्वभाव एरोगेंट है जी। ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में जो यूपी के लोग हैं उनको एक तरीके से कहिए तो नफरत की दृष्टि से दिखती हैं और गलत शब्दों का भी उपयोग करती हैं। और ममता दीदी चुनाव जरूर जीत गई, लेकिन गवर्नेंस से कोसों दूर है। झगड़ा झंझट में उसका अधिक इंटरेस्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं आपको जी। समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में जब भी किसी अन्य पार्टी का सहयोग लेती है तो समाजवादी पार्टी को बहुत ही नुकसान होता है। पार्टी ने जब 2017 में कांग्रेस का सहारा लिया, 47 पे आ गई। बसपा का सहारा लिया, उस समय भी समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। अब हताशा निराशा में अगर किसी का आप सहयोग लेते हो तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। सिंह साहब उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 3 मुख्यमंत्री आपने दिए वहाँ पर। इसके कारण ऐसा लगता है कि वहाँ भ्रम की स्थिति है और पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर पूरे संघर्ष के साथ, मनोयोग के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेट टू नेट फाइट हो गई कांग्रेस से। देखो उत्तराखंड में अभी इतिहास भी देखेंगे तो उत्तराखंड में जो होता है 2 पार्टी सिस्टम हमेशा कंटेस्ट होता है और 2-3%, 4% में सीटों का बहुत अधिक अंतर आ जाता है। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बदले हैं वह समय समय पे केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी देते रहता है, लेकिन एक बार जिम्मेदारी देने के बाद सभी कार्यकर्ता उस काम में लग जाते हैं। उत्तराखंड में एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं और अवश्य रूप से मैं कह रहा हूँ ना, उत्तराखंड में आप मान के चलिए बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण बहुमत से अधिक सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बातचीत की जाए तो शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था संघर्ष है और किसान आंदोलन की विशेष बात कर रहे हैं, लेकिन जब से अमित शाह जी ने संभाला वेस्टर्न यूपी को, प्रधानमंत्री जी की कई सभाएं हुई, उससे कितना माहौल बदला? देखिए अमित शाह जी जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे तो भी पार्टी के संगठन को लगातार विस्तार देने का काम किया और वो बहुत, मैं तो कहूँ इतने गुण उनके अंदर हैं जी, बहुत अधिक गुण है। वह पार्टी को बहुत आगे ले गए हैं और ले जाने का काम कर रहे हैं जी। वह जानते हैं कि कहाँ पे क्या समस्या है, उस समस्या को दूर करते हैं। और इसलिए जब उन्होंने अपना पश्चिमी यूपी संभाला जी, तो जो भी कुछ कंफ्यूजन था, अब ये सबको मालूम है कि एक बार अमित भाई ने अगर संभाल लिया है ना तो कुछ तो परिवर्तन कोई होगा, समस्या नहीं रहेगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा और करते भी हैं। इसलिए कोई पश्चिम में कोई समस्या नहीं है, लोगों का उन पे भरोसा है। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी पश्चिम के लोगों कुछ लोगों को बुलाया था, बात किया था, उसके बाद जो कंफ्यूजन होता था तो लोगों को लगता है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी से बात कर ली हो तो सब कुछ ठीक है, वो भरोसा उन पे है। मतलब गेम चेंजर की भूमिका में है वो, बिल्कुल ट्रम्प कार्ड के रूप में आप यूज करते हैं, अमित भाई है जब चाहे यूज कर लें। नहीं वो तो लगातार, देखिए हम सबका सौभाग्य है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके अंतर्गत मैं भी काम किया महामंत्री के रूप में, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनसे और लाखों कार्यकर्ता को सदैव वो अपना गाइडेंस देते रहते हैं। और सिंह साहब हमारे साथ प्रीति पांडे हैं जो चुनाव को 1 महीने से लगातार देख रही हैं। प्रीति जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप अरुण सिंह जी से? बिल्कुल, धन्यवाद रमेश जी। मैं इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले और कुछ सवाल मैं पूछूं। हालांकि तमाम विषयों पर आपने विस्तार से जवाब ले ही लिया है अरुण जी से और वो बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं। लेकिन अरुण जी, एक सवाल है मेरा। आप विकास के मुद्दों का जब हवाला देते हैं क्षेत्र की जनता के बीच, तो विपक्ष कहती है कि विकास है नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। आप विकास तो कहते हैं लेकिन उस विकास की आड़ में जो महंगाई है उसका जवाब नहीं देते हैं। मसलन अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, पूर्वांचल से शुरुआत हुई थी, उज्ज्वला योजना में आपने महिलाओं को धुओं से निजात दिलाई, लेकिन जब रसोई गैस की कीमतें बहुत बढ़ गईं तो वो महिलाएं रसोई गैस खरीद भी नहीं पा रही। इसका जवाब आप कैसे देंगे?
देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष को भी आके बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश जी ने 5 सालों में क्या किया, और वह भी बताना चाहिए। वो कभी नहीं बताएंगे। मायावती जी को भी बताना चाहिए कि 5 साल उनकी सरकार थी, क्या योजना लिया है। हमारी सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, अगर उसको मैं गिनाने लगूं तो 1 घंटे से भी कम समय, अधिक समय लगेगा। जो 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का काम, 27 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कौन किया जी? लोगों को अकाउंट खोल के उनके अकाउंट में पैसा देने का कौन काम किया? किसानों के 2,56,00,000 किसानों के अकाउंट में पैसा देने का काम, 43 लाख किसानों, 43 लाख गरीबों को उनको मकान देने का कौन काम किया? महिलाओं के अकाउंट, जनधन अकाउंट में पैसा देने का कौन काम किया? जी। तो हम अगर विकास के काम गिनाने लगेंगे, बहुत लंबी श्रृंखला है। विपक्ष को यह बताना चाहिए, गोलमोल करके नहीं बताना चाहिए। विपक्ष को बताना चाहिए उन्होंने क्या काम किया था, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, और हमने जो काम किया है उस अच्छे काम को स्वीकारना ही चाहिए। अरुण जी, राम मंदिर को लेकर के श्रेय जो है बीजेपी को जाता है। राम मंदिर को लेकर के श्रेय जो है वो बीजेपी को जाता है, लेकिन आपका एक मैं इंटरव्यू देख रही थी जहां पर आपने सीधे तौर पर कहा कि राम भी समाजवादी पार्टी को आज याद आए, वरना पहले क्या होता था सबको मालूम है। अखिलेश यादव अपने शासनकाल में कभी जन्माष्टमी के मौके पर या दशहरा के मौके पर राम मंदिर छोड़िए कृष्ण मंदिर में भी गए हों तो वो तस्वीर साझा कर दे तो हम मान जाएं। किस तरीके से देखेंगे कि बीजेपी की वजह से अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज न सिर्फ अयोध्या जाती हैं बल्कि राम का नाम लेने पर भी मजबूर हैं? देखिए, फैक्ट है, जो सच्चाई वही हम उनके सामने कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पे गोली चलवाया था। कांग्रेस खड़े होकर के कोर्ट में कह रही थी कि जज साहब जजमेंट जल्दी देने की जरूरत क्या है, बाद में दे दीजिए। और हकीकत है कि बताया ना, काशी विश्वनाथ में उन्होंने क्या काम किया, मथुरा वृंदावन जाके कितने कार्यक्रमों में कभी भाग लिया क्या? भाग लिया, दर्शन करके निकल के फोटो कभी खिंचवाया क्या? दीपोत्सव का कार्यक्रम का अयोध्या में कभी किया क्या? वहां योगी जी जाके 10 लाख दीपक जलाने का काम करते हैं। तो बताए ना, देखिए इनकी नीयत में खोट थी। ये सोचते थे कि अगर यह हम करेंगे तो हमारे तुष्टिकरण का हमारा एक वोट जो है वह अल्पसंख्यक का वोट हमको नहीं मिलेगा। अब जब जनता जानती है कि जैसे राहुल बाबा वैसे अखिलेश जी चुनाव के समय आता है तो मंदिर चले जाते हैं जी, लेकिन जनता तो हकीकत जानती है। तो जी, हकीकत जानती है। स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर हमेशा तुष्टिकरण में लगे रहते हैं। जी, आपने तुष्टिकरण का जिक्र किया। अखिलेश यादव आपको लेकर के भी एक आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी दलित है। खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रकरण के बाद तो ये आरोप आप पर गंभीरता से लगाए जाने लगे। ये जो भीतरी घात वाले नेता थे, जो पार्टी में मौका मिला तो आए, लेकिन जब टिकट कटने का डर हुआ तो वो दूसरों का दामन थाम कर चले गए। इसका कुछ नुकसान आप होता देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इसका भी फायदा ही आप लोगों को मिलेगा? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल भाजपा के शासन में मंत्री रहे जी, और लास्ट में क्यों गए सबको मालूम है। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं, आप बताइए कि 27 ओबीसी, देश के इतिहास में 27 ओबीसी मंत्री मोदी जी के साथ हैं। नंबर 1, नीट के परीक्षा में आरक्षण ओबीसी को कौन देने का काम किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। क्या बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? वास्तव में जो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए इतना कल्याण के लिए काम किया है, सदैव पीएम मोदी जी ने चिंता किया है। वह उनको अपने मसीहा के रूप में प्रधानमंत्री जी को देखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोलेंगे? 2017 में सर महिलाओं को कहा गया कि बहुत बड़ा जो उलटफेर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला वो महिला वोटरों की वजह से था। खास करके मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी बीजेपी के ही हक में वोट कास्ट किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी, खास करके अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का मैं जिक्र करूं तो वो खुद को महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती हैं और जो वोट के लिए चाहे वो जो भी प्रयास कर रही हो, लेकिन टिकटों का जब बंटवारा हुआ, टिकटों को बांटा गया तो महिलाओं को ज्यादा उन्होंने टिकट बांटा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कोई असर पड़ेगा क्या? अब तक तो यही कहा जा रहा था कि प्रदेश में महिलाएं बीजेपी को ज्यादा मानती रही हैं।
मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जरा प्रियंका गांधी जी से पूछ जी। लीजिए, महिलाओं की बात करती हैं। राजस्थान में जहां गहलोत सरकार है, एक महिला के पैर से कड़ा होता है, उसका हत्या कर दी जाती है। उसके बाद धौलपुर में जाइए, अलवर में जाइए, अलग अलग घटनाएं, किसी के कान में बाली होते हैं उसकी मार दिया जाता है। और तो और जयपुर में महिला के साथ एम्बुलेंस में रेप होता है। और राजस्थान महिलाओं के अपराध में नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है। और एक भी बताऊं आपको, प्रियंका गांधी वहां जन्मदिन मना रही थी, लेकिन अलवर धौलपुर की घटनाओं में एक बार भी जाकर के महिलाओं के साथ संवेदना नहीं व्यक्त की है, क्योंकि उनकी सरकार है। तो एक तरफ आप उत्तर प्रदेश तो आती हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है जहां महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 है, दलितों पे अत्याचार नंबर 1 है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी वहां क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि जब उत्तर प्रदेश में आप टिकट की बात करती हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपका कुछ है नहीं तो 100% कर दीजिए। लेकिन गोवा में कितने % टिकट दिया, मणिपुर में कितने % टिकट दिया महिलाओं को, बताएं तो। उत्तराखंड में कितने % महिलाओं को टिकट दिया? क्या 40% दिया? क्या 10% भी दिया क्या? तो ऐसे देखिए, यह राजनीतिक दल को, कांग्रेस को यह समझना चाहिए, जब आप कोई बात सिद्धांतहीन बात करते हो या कोई बात असत्य बोलते हो, तो जनता तो बहुत जागरूक है, लोग बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सबको जानकारी हो जाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस का धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है देश से। चलिए, तो हमारे साथ लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी बने हुए हैं। गाजीपुर और बाकी तमाम, अगर बात की जाए मिर्जापुर में, वो मौजूद हैं। और हमारे साथ ग्रुप एडिटर सहारा समय न्यूज नेटवर्क के रमेश अवस्थी जी भी हैं, जो लगातार उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। ओवर टू यू रमेश जी। जी सिंह साहब, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है और छठवें चरण का वोटिंग हो चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी को आप किस स्थिति में मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो जितना आपका आंकड़ा था 2017 में, इस बार वो आंकड़ा कितना घट रहा है या उतना आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ हम पिछले चुनाव में 325 सीट जीते थे, और गठबंधन के साथ इस बार भी उससे अधिक सीट जीतेंगे। और बीजेपी 312 सीट जीती थी, भारतीय जनता पार्टी का 300 से अधिक सीट जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और विश्वास जो जनता जनार्दन का झुकाव मोदी योगी की तरफ है, भाजपा की तरफ है, उसके आधार पर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। गठबंधन के साथ आप जितनी सीटें जीते थे, इस बार 3 ऐसी क्या उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, गिनाना चाहेंगे, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोग उतना ही समर्थन देंगे? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, पहला गरीब कल्याण, उसको सर्वोपरि रख करके। दूसरा है उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास या डेवलपमेंट मुद्दा, और उत्तर प्रदेश देश का 1 प्रदेश बने विकास के संदर्भ में। और तीसरा है सुदृढ़ कानून व्यवस्था, कानून का राज सदैव चलता रहे। यह तीनों चीजें हैं गरीब किसान इनके कल्याण के लिए। और दूसरा मैंने बताया डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास रहे, हमारा उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बने। और तीसरा मैंने बताया कि कानून का राज हो, सब लोग अमन चैन से रहे, लगातार चलता रहे। यही 3 मुद्दों के आधार पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। यही 3 मुद्दे भी जनता को ने अच्छी तरीके से स्वीकारा है और मुहर भी उस पर लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने व्यस्ततम समय आपने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही सीटें आएंगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था और राशन जैसे तमाम ऐसे चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। ओवर टू स्टूडियो। रमेश जी, तो आप